जय श्री राम दोस्तों। तहबूर राना याद है अभी, राइट? अभी भी आए वापस इंडिया, उसको लेके आए वहाँ से, यूएस से एक्स्ट्राडेट करके। मोदी गए थे ना वहाँ पे, तो कुछ बोला होगा कुछ। और ट्रम्प का जो अभी का जो माइंडसेट ये है कि उसको पैसे बचाना है अपने कंट्री के। ये फालतू का काम उसको नहीं रखना है। ये फालतू के लोग वहाँ पे रखेगा, वहाँ पे उसको खिलाएगा पिलाएगा, एसिड की तरह रखेगा कि कभी इंडिया के अगेंस्ट में उसको यूज़ करेंगे हम। उस माइंडसेट में अभी आई थिंक ट्रम्प है नहीं अभी। तो उसको जितना हो सके निकालना चाहता है वो अपने यहाँ से गंद। इंडिया लेना चाहता है, ले जाओ, जो करना है करो उसके साथ, मेरे यहाँ से लेके जाओ, मेरे पैसे बचाओ। आई थिंक उस मोड में है ट्रम्प, विच इज़ गुड। वो अपना सोच रहा है, क्यों ना सोचे अपना, राइट? तो बहस इस पे है कि इसका क्रेडिट किसे मिलेगा, कि मोदी लेके आया है, कि मनमोहन सिंह ने बहुत कोशिश किया होगा उसको लाने के लिए। पर मुझे क्या लगता है ना, पता है, सच बताऊं दिल से, मुझे लगता है कि नेहरू को क्रेडिट जाना चाहिए इसका। नेहरू ने कुछ किया होगा, तब जाके ये तहबूर राना जो भी नाम है उसका उसका एक्सट्रैडिक्शन अभी हो पाया है। क्रेडिट इधर नेहरू को जाएगा, नहीं तो इंदिरा गांधी को जाना चाहिए, नहीं तो राजीव गांधी को चाहिए। ये बात के बाद ये सारे बेकार है, ये सब। ये सारे के सारे बेकार है। क्रेडिट तो नेहरू को जाना चाहिए, या किसी भी गांधी को जाना चाहिए। मतलब नहीं तो राहुल गांधी को दे दो यार, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मतलब राहुल गांधी को दे दो, वो इतना कैम्ब्रिज जाके पता नहीं क्या क्या बोल के आता है। तो यूएस भी क्या था बोलने के लिए कि यार इंडिया में आके कुछ डेमोक्रेसी को बचाओ। तो पता नहीं ट्रम्प को क्या सुनाई दिया, उसने सुनाई कि अम, इसको भेजो, तो भेज दिया होगा उसने। आई थिंक राहुल गांधी को क्रेडिट जाना चाहिए। बट एनीवेज, ये डिबेट है, इसमें एक फनी सुनते। कि नहीं बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सभी सरकारों का योगदान है। अब देश 2014 में तो आजाद हुआ नहीं, बहुत बड़े रीअपील वाले बनते हैं। तो 2014 में आप आ गए थे सत्ता में, 2018-19 4 साल लग गए आपको रीअपील के, क्योंकि सभी सरकारें पीरियोडिकली रीअपील कोर्ट में करती रहती हैं। ये भी बोलिए, आप बराक ओबामा को कोर्ट कर रही हैं। बराक ओबामा भगवान थे, और अगर भगवान थे वो टाइम मैगजीन का एडिटर भी भगवान होगा, जिसने कहा ये चीफ मिनिस्टर जो है ये डिवाइडर इन चीफ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोला, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने कहा कि हम नहीं आने देंगे नरेंद्र मोदी को, चीफ मिनिस्टर गुजरात को 10 साल तक वीजा नहीं दिया अमेरिका में, उसको भी कोर्ट करिए आप। वाजपेयी ने अगर शांति वार्ता करी तो उसको भी कोर्ट करिए आप। यहां कहा जा रहा है साहब एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमें तो अटैक कर देना चाहिए। अब ये प्रोटोकॉल साहब भारत में मोदी के पहले नहीं था कि फौजी आकर के एडवाइस करेगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या हो। द डिफेंस फोर्सेज मस्ट नो। पहले ये प्रोटोकॉल था कि कुछ भी हो जाए, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल पॉलिसी हो, वो सारा वो माइनो गांधी जो भी नाम है उनका, वो आके बताती थी कि ये करना है हमें, तब जाके होता था। देयर प्लेस, और गौरव आर्या यहां बैठे हुए हैं। प्रोटोकॉल डिफेंस फोर्सेज मस्ट नो देयर प्लेस। गौरव आर्या, डिफेंस फोर्सेज देश को प्रोटेक्ट करती हैं, और तीनों एयर चीफ को बुलाया गया। वो खुद सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुलाया गया, जहां पर रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब वहां मौजूद थे, और तीनों सर्विस चीफ्स को बुलाया गया। और विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। 166 लोग मर गए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। नाविका, मैं एक बात बताता हूं जो विवेक जी की अपनी राय है। ही हैज गॉट हिज ओन ओपिनियन एंड आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बट ये कहना कि द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, ये गलत बयानिया है। ठीक है, नोबडी हैज गॉन ओवर द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नोबडी कैन। All the chiefs report to the political hierarchy of this country and everybody knows his place. इसीलिए भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं हुआ, ना ये हो सकता है भारत में, ना ये पॉसिबल है भारत में, ना किसी ने कोशिश करी, ना अपने सपनों में किसी ने सोचा। तो ये कहना कि the armed forces must know their place, अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं कि फौजियों को अपनी औकात पता होनी चाहिए, ये गलत शब्द हैं। और आई डोंट माफी मांगिए विवेक श्रीवास्तव जी, आज माफी बनती है। जो लोग इस देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए ये शब्द आपके बिल्कुल फॉलो करोगे ना,
एक बात कहना चाहता हूं, चीफ मार्शल कैन नॉट गो इनटू द एयर चीफ मार्शल गलत है, बराक ओबामा भगवान नहीं है। चाहते क्या है अजय आलोक जी? अजय आलोक जी, विवेक श्रीवास्तव चाहते क्या है? कहना चाहता हूं, नहीं तो टाइम आई जस्ट वांट टू मेक अ सिंगल पॉइंट। विवेक प्लीज अलाउ मी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसी इमरजेंसी होती है, चीफ से पूछा जाता है कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उनकी राय ली जाती है। चीफ्स आदेश पास नहीं करते गवर्नमेंट को। दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया। एब्सोल्युटली। एंड बीइंग प्रोफेशनल्स दे गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट कि सर हम ये कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि उन्होंने कहा हमारी तैयारी है, बिल्कुल ठीक है, हम 18 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक किसी ने कुछ कहा नहीं। और आज ये सवाल उठ रहा है कि औकात में रहना चाहिए अजय आलोक, बिकॉज द गवर्नमेंट नोज मोर। देखिए, ये इनकी पुरानी आदत है और विवेक श्रीवास्तव जैसे इकोसिस्टम के लोग छटपट इसलिए कर रहे हैं कि तहूर राना यहां आ गया है। देखिए, ये तो ऑलरेडी सजा काट रहा था ना, जेल में यहां भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है इनको। ये इतनी सिक्योरिटी जो लगाई हुई है, 3 रूट चेंज करके ले जाया जा रहा है, तिहाड़ में स्पेशल सेल में रखा जाएगा, फुल सिक्योरिटी। व्हाई? ही हैज अ थ्रेट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि इस इकोसिस्टम से, क्योंकि तहूर राना जब उगलेगा तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं उगलेगा, अब पाकिस्तान के नेटवर्क नहीं उगलेगा, वो अपने हिंदुस्तान के हैंडलर्स को उगलेगा, हिंदुस्तान के नेटवर्क्स को उगलेगा। नविका जी, एक छोटी सी जानकारी देता हूं आपको। और 2011 के शिकागो कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से एक भी रिप्रेजेंटेटिव ने, लोकल अमेरिकन, वहां पे एक भी लॉयर को हायर नहीं किया गया था। एक छद्म सा लॉयर इसके अगेंस्ट में कि तहूर राना को छोड़ा ना जाए, निर्दोष ना साबित किया जाए, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपना केस फाइट करती। द मिनिमल एफर्ट वॉज पुट इन शिकागो कोर्ट, जिसकी नरेंद्र मोदी जी चर्चा कर रहे थे। यह किसकी जिम्मेदारी थी? यूपीए की हमारी? आप ये बताइए कि पॉल गार्लिक क्यूसी, ये लॉ फॉर्म है एक, जो भी शिकागो कोर्ट में इसका केस लड़ रही थी। बिल्कुल, बड़े बड़े बैरिस्टर सुप्रीम कोर्ट क्वींस काउंसिल्स हायर किए थे तहव्वुर राना ने, और हमारे यहां से किसी को नहीं किया गया था। सवाल तो बनता है कि ये केस क्यों इतना वीक बनाया गया था। और कमरुज़्ज़मान चौधरी, सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, प्रत्यार्पण के समझौतों के तहत तहव्वुर राना को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन क्या उसे ऐसी सजा मिलेगी जो मिसाल बन सके? सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, जब भगौड़े अपराधी का प्रत्यार्पण नहीं हुआ था तो इसे पीएम मोदी की असफलता बताया गया, तो आज जब उसे पकड़कर भारत लाया गया है तो इसे मोदी की सफलता क्यों ना माना जाए? जवाब दें कमरुज़्ज़मान चौधरी। देखिए, पहले बात तो तहव्वुर राना जिस केस में बरी हुए थे, आप लोग बोल रहे हो, वही केस में उसको 14 साल का सजा भी हुआ था और वही कोर्ट ने सजा सुनाया था। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि किसी माफ कीजिए, आपकी समझ में थोड़ी गड़बड़ है। डेनमार्क वाले केस में सजा मिली थी, लेकिन मुंबई के टेरर अटैक में सजा नहीं मिली थी। कमरुज़्ज़मान चौधरी, पढ़ लिया करिए। काउंट में हुआ था। नहीं मैडम 2 काउंट में हुआ था। दैनिश अखबार जेलन्स पोस्टन का केस में हुआ था, फिर एलईटी का क्या बोलता है मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुआ था। एक ही कोर्ट ने He was acquitted because there was no direct association found with लश्कर-ए-तोयबा. That was the observation of court. 14 साल का सजा हुआ था वहां पे। आज इतना साल बाद में नरेंद्र मोदी का झूठ का 5 साल की सेंटेंस सजा थी। मिला यहाँ पे। एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं लोग, एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं राष्ट्रीय चैनलों में आकर, ये झूठ पे झूठ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इतिहास और लोगों को भी मालूम है, और लोग भी रिसर्च करके आते हैं चैनलों में। लेकिन ये बात नहीं है नाविका जी। दूसरा बात, आज पुलवामा में 40 फौजियों का शहीद हुआ, आतंकवादी ने किया नरेंद्र मोदी जी का अमल में। आज 500 kg RDX वहां पे कहां से आया, इसका तो जवाब हम में से किसी को मिला नहीं है। क्यों आज ये पुलवामा का केस सुनते इनका मुंह में दही जम जाता है? आज यहाँ पे तहव्वुर राना को लेकर चलिए, लेकिन तारिक खान भाई, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये ओछी राजनीति नहीं है? मैं कोट कर रही हूं तो कोट कर रही हूं बराक ओबामा को, मैं कोट कर रही हूं तो इंटरव्यू फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल को, लेकिन हर सवाल पर सवाल उठाने वाले कमरुज़्ज़मान चौधरी कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। और ये मुद्दा उठता ना अगर चिदम्बरम साहब ने आज ये स्टेटमेंट ना इशू किया होता।
मैं पूछना चाहती हूं कि क्या 2018 और 2025 के बीच में जो इस सरकार ने कार्रवाई की, क्या उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है? मैम देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन 2008 में हुआ और 31 दिसंबर को वो पास हुई, और तब शायद भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप लोग ज्यादा काबिल हैं, जानते होंगे, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। खैर, मुबारकबाद, भारत की धरती पर आकर जिन लोगों ने भारतीयों का खून बहाया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम इसकी पैरोकारी करते। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमारे हेडली, आप ही के हैं साहब, आप ही के हैं हेडली। क्यों? अमेरिका ने लगातार हेडली को बचाया। उस वक्त के जो गृह सचिव थे उनका नाम था जेकी पिल्ले। पिल्ले साहब ने कहा कि ये जो साहब राणा हैं, इनको जो पकड़ के लेके आए हैं ये सिर्फ मोहरे थे, जो असली कल्प्रिट था उस मामले में वो हेडली था। हेडली कहां है? आपके बड़े अच्छे रिश्ते, हेडली को लेके आना चाहिए। मगर तब जब आप 70 लाख का हीरा गिफ्ट करते हैं वहां की प्रथम महिला को, तब आप ये नहीं कह पाते कि हेडली जैसे आतंकवादी को वापस करो, तब आप चुप रहते हैं। दूसरी बात मैम, अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेजिस्ट किया था, आपने कहा हमले को, ठीक है, लेकिन वो तो 14 में चले गए थे मैम। फिर पता नहीं कौन बिरयानी खाने चला गया अचानक वहां पर, पता नहीं कौन गया, गले मिला, शादी में बिटिया को गिफ्ट दिया, पता नहीं कौन था वो प्रधानमंत्री, मुझे पता नहीं है उनका नाम क्या है मैम। प्लीज गिव मी द नेम ऑफ दैट ग्रेट। अजय आलोक जी जवाब दें। हाफिज सईद वहीं थे, चले गए थे। हाफिज सईद भी पाकिस्तान के पास था। और देखिए नविका जी, इनको बहुत चीज नहीं पता है, अच्छी बात है। अच्छा आप सुनिए, अब जवाब सुनिए ना, टाइम कम होता है, जवाब सुनिए। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि वो कौन प्रधानमंत्री था जिसने प्रधानमंत्री ने घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, आपको नहीं पता होगा। वो कौन प्रधानमंत्री था जिससे सेना को खुली छूट दी कि एक गोला मारे तो तुम गोलों की फौज मारो, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है ऐसा प्रधानमंत्री का नाम। वैसे नविका जी, आपके पैनल पे लगता है काफी लोग को सेलेक्टिव डेफनेस हो गई है। मैंने ओपनिंग स्टेट में बोला कि अमेरिकन लॉ है कि अगर कोई वहां पे सजा काट रहा हो तो उसका एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता है। Yes. ना कमरूजमा को ये बात समझ में आई, ना विवेक श्रीवास्तव को समझ में आई, ना महाशय को समझ में आई। उनको सब डेविड हेडली का एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता है क्योंकि वो सजा काट रहा है। वो बस एक इशू बनाने के लिए ये सब हल्ला मचाते रहते हैं। मतलब इनको सब समझ में आता है, ये सारे चाहते हैं कि इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो, तब जाके ये कुछ बोल पाएंगे। गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम में से कुछ लोग इनको वोट देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गलती हमारी है कि हम इनके अगेंस्ट में इनको प्रोसिक्यूट नहीं करते पब्लिकली, राइट? कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखते रहते कि वो कब कुछ बोलेगा तभी जाके कुछ होगा। गलती हमारी है कि हम लोग एक प्रॉपर गवर्नमेंट को पूरा का पूरा वोट नहीं देते कि अच्छा तुम अब काम करो, अब काम कर तो रहे हो, दिख रहा है हमें, अब पूरा काम करो। पर नहीं, हमारे अंदर सबके अपने अपने छोटे छोटे इश्यूज, मुझे ये नहीं मिला तो मैं नहीं वोट करूंगा, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो एमएसपी नहीं मिला किसी उसमें तो मैं नहीं वोट करूंगा, यहाँ पे ये मुझे हिंदी नहीं चाहिए, वो कर्नाटकी चाहिए, कर्नाटकी नहीं चाहिए, तमिल चाहिए, मैं इसलिए वोट नहीं करूंगा। मतलब सबके अपने अपने इतने छोटे छोटे इश्यूज हैं। मतलब इन सब से थोड़ा सा ऊपर उठो, तब जाके थोड़ा सा दिखना शुरू होगा, राइट? ये सब डिबेट बेकार है, हम सबको पता है। मनमोहन सिंह कैसे खड़ा होता था, कैसे बात करता था, हम सबको पता है। मनमोहन सिंह के नीचे क्या क्या कांड हुए, हम सबको पता है, राइट? मनमोहन सिंह के लिए साइन कौन करता था, वो भी हमें पता है। पता नहीं, मतलब राणा का एक्स्ट्रेडिशन तभी हुआ जब उसकी सजा पूरी हो गई थी, लेकिन इनको सजा समझ में नहीं आ रहा है। सेलेक्टिव हियरिंग है क्या? कान में भोपू लगा के बोलना पड़ेगा। आप सुनिए, मुझे चिंता सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आप अपना इकोसिस्टम देख रही है ना यहाँ चैनल पे, अभी भारत में इकोसिस्टम खड़ा होगा।
परसों से एनआईए कोर्ट की जब हियरिंग होगी, आप देखिएगा कोई सिब्बल खड़ा होगा, आप देखिएगा कोई सिब्बल खड़ा होगा, कोई सिंघवी खड़ा होगा, कोई हेगड़े खड़ा होगा, इस आतंकवादी की पैरवी के लिए भी। क्योंकि जब 20 मिलियन यूएस डॉलर अमेरिका में खर्च कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं खर्च करेंगे? फिर ये इकोसिस्टम खड़ा होगा। आते के साथ हो गई है ना, ट्रांसपेरेंटली ट्रायल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हो गया इनका देश पे तेल लेने। ये लोग बेशरम आदमी हैं, इनसे तर्क पे बात करने का क्या मतलब नहीं है। बेशरम नहीं है ये लोग सपोर्ट करते हैं आतंकवादी को, एंटी इंडिया इसमें। बेशरम नहीं है ये लोग उस लेवल से हट चुके, बेशर्मी के लेवल से ये लोग हट चुके। ये लोग मतलब खुले आम इंडिया को मतलब लूटने की बात करते हैं, जैसे वो ब्रिटिश वाले और मुगल वाले लूट के लेके गए। पूछ रही है संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा की सफलता मोदी की सफलता नहीं, लेकिन क्या अब ये भी कहेंगे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक आतंकवाद पर जो ब्रेक लगा है वो भी मोदी की सफलता नहीं? मंजुला का नोएडा से सवाल है, क्या भगवा आतंकवाद के झूठ को हवा देने के लिए कांग्रेस ने आतंकियों पर कार्रवाई करने में ढिलाई की? सवाल पूछ रही है जनता। विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। नहीं, जब मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद हमारे नाम याद नहीं आ रहा, मणिशंकर अय्यर या कोई तो होगा शायद, बहुत हाई लेवल पे, वो पाकिस्तान गए थे शायद एक बुक का वो रिलीज करने। तो उस बुक का ये था कि ये आतंकवादी हमला जो हुआ है वो उस आरएसएस ने करवाया वो, और इसीलिए ये जो कसाब और बाकी सब लोग थे, हाथ में उन्होंने वो कलावा पहनते ना हम लोग मंदिर में से जाके, वो पहन के आए थे ये लोग। मतलब किसी ने उनको बताया होगा ना कि अच्छा, मतलब वो बोलते हैं ना, क्या नाम है इनका, अमित शाह, क्रोनोलॉजी समझिए, तो इसका भी वो समझो। ये हाथ में कलावा पहन के आए, ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कुछ लोग जो यहाँ पर है कि देखो ये आतंकवादी हिंदू है, ठीक है, तो वो प्रूफ करना चाह रहे थे ये लोग। और उससे फायदा किसका होगा? कांग्रेस का, क्योंकि हिंदू अगर प्रूफ कर दे कि ये आतंकवादी हिंदू है तो बीजेपी को नुकसान होगा उसमें से। अगर प्रूफ हो जाए किसी तरह कि आतंकवादी हिंदू है तो बीजेपी का नुकसान होगा, बीजेपी का नुकसान होगा तो फायदा किसका होगा? कांग्रेस का होगा। तो कांग्रेस ने डेफिनेटली उनको बोला होगा आतंकवादियों को। ये सीधे सीधे 1+1 है, इसमें मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मुझे किसी कहीं पे जाके मतलब कोर्ट में जाके प्रूफ करो ना करो वो अलग बात है, राइट? वो तो कभी खत्म नहीं होता। वो तो कोर्ट जब तक नहीं बोलेगा कि सोनिया गांधी ने एसएमएस किया था आईएसआई चीफ को कि मैं सोनिया गांधी बोल रही हूँ, ये उनको वो भेजो, तब तक वो प्रूफ होगा नहीं कभी कभी भी। तो वैसे कोई कभी बोलता है नहीं, तो वो कभी भी प्रूफ नहीं हो सकता वो, तो वो अलग बात है। पर आप अपने कॉमन सेंस दिमाग में लगा के सोचो, ये 1+1 एकदम सिंपल सा 2 दिख रहा है। ये क्यों? अगर कोई अगर प्रूफ कर पाए कि ये हिंदू आतंकवादी है क्योंकि हाथ में वो कलावा पहना हुआ है, तो फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? फायदा होगा कांग्रेस का, नुकसान होगा बीजेपी का, ठीक है? तो किसी ने जिसका फायदा होगा ऑब्वियसली उसी ने, क्योंकि जिसका नुकसान होगा वो तो जाके बोलेगा नहीं ना ये करो बोल के। तो जिसका फायदा होगा उसने आईएसआई को बोला होगा कि जब तुम लोग भेजोगे ये कसाब जैसे जितने भी आए थे, उनके हाथ में ये पहनाना, सो दैट जब ये लोग टीवी में आएंगे, कैमरा में आएंगे, तब सबको लगेगा कि ये हिंदू आतंकवादी है, ठीक है? तो आप अब अपना दिमाग लगा के सोचो कि किसका फायदा होगा और किसने बोला होगा ये, राइट? किसने बोला होगा? और इन सब की अभी इतनी वो क्यों हो रखी है कि क्या बोलेगा ये आके, अभी पता नहीं क्या बोल दे ये उसमें। तो बहुत अच्छा फिर से क्रोनोलॉजी समझो उसका। हुआ, कांग्रेस ने बोलना शुरू किया कि ये तो आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, ये भगवा आतंकवादी है, आरएसएस के लोग हैं। सो बाय लक वो कसाब पकड़ा गया तो पता चला कि ये पाकिस्तानी है, अदरवाइज तो उन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया हुआ था उनका, बनाया था नैरेटिव, तो मतलब उनको पता था पहले से ही
कि आतंकवादी अटैक होगा, वो हाथ में कलावा पहना होगा उनका, और वो आते ही टीवी में हम लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो मतलब ये पूरा पूरा वो मतलब स्क्रिप्ट बना हुआ था उनका, उनके यहाँ पे, कि क्या करना है। तो स्क्रिप्ट बना हुआ था, मतलब स्क्रिप्ट बना हुआ था इसका मतलब ये है कि उनको पता था कि अटैक होने वाला है। तो ये जो लोग मरे हैं, ये इनके वजह से नहीं मरे, ये तो चलो इन्होंने मारा है गोली, मरे हैं ये कांग्रेस वालों की वजह से, जिसको भी पता था, या हो सकता है कि पूरे कांग्रेस को पता था, कि टॉप लीडरशिप को, इंक्लूडिंग सोनिया, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, राइट। हो सकता है कि मनमोहन सिंह को ना पता हो, अगर पता भी हो क्या ही कर लेता वो, क्या ही कर पाता वो, कुछ तो था नहीं उसके हाथ में, राइट। तो समझो देश का दुश्मन कौन है देश के अंदर में, और दिख रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है, वो ये आतंकवादी हमला कांग्रेस ने करवाया था अपने ही देश में। क्यों नहीं? क्योंकि क्यों क्यों ये बहुत इजी है देखना, क्योंकि उसके बाद ही वो जाता है, उसका कांग्रेस का पता नहीं, अब वो थोड़ा सा देख लेंगे कौन गया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मणिशंकर अय्यर या कोई भी गया होगा शायद। वो गया था वहाँ पे पाकिस्तान, वहाँ पे जाके एक बुक का इनोग्रेट करता है। वो बुक का नाम क्या था, वही वैसा ही कुछ नाम था, जिसमें वो नैरेटिव उसका ये था कि ये आतंकवादी हमला आरएसएस ने करवाया था, भगवा आतंकवादी, ठीक है। तो वो क्यों जाएगा वहां पे सडनली, किसी कोई भी करवाता हो, राइट। वो क्यों जाएगा पाकिस्तान वहां पे जाके, वो बुक वो करेगा उसमें, इनोग्रेट करेगा बुक को, या मतलब बुक को क्यों नहीं वो आएगा पब्लिश करेगा, मतलब उसको क्या पड़ी है, मतलब पाकिस्तान जाने की, मतलब वहां पे जाके ये बुक को रिलीज करने वाला, रिलीज करने का, राइट। तो ये पूरा इसको इकोसिस्टम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कोई कुछ नाम से तो हम इनको बोलना है, पर आप समझो कि ये इकोसिस्टम इंडिया के लोगों को मार रहा है। अब वो तब नहीं हुआ था सिर्फ, अभी भी हो रहा है वो। बंगाल में अभी वॉफ के अगेंस्ट में जो वो राइट हो रहा है, राइट के ऊपर जो लोग मर रहे हैं वहाँ पे, राइट, थिंक 2-3 लोग मर चुके हैं वहाँ पे अभी ऑलरेडी, वो भी इसी का पार्ट है, वो भी इसी का ही पार्ट है। क्यों? बाकी सारे स्टेट्स में वो राइट कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे राइट कंट्रोल नहीं होता ममता से। अब अब वही है, हिंदू लोग यूनाइटेड हो जाओ, यूनाइटेड होके बीजेपी को वोट दो, पूरी पावर में लाओ उसको, एंड देन उसको अकाउंटेबल करो काम करने के लिए, कि देखो, और उसके बाद फिर से आओ, फिर से आके बोलो कि देखो हमने तुम्हें वोट दिया है, अब डिलीवर करके दिखाओ। तुमने मांगा था पूरा 400, हमने 400 तुम्हें दिया है, अब डिलीवर करके दिखाओ। और बिलीव मी, जब तक ये सारे छोटे छोटे ये लोग, ये विवेक श्रीवास्तव, ये कमरू जमाल, ये भी नाम है, ये सारे मतलब ये सारे मुस्लिम, आधे मुस्लिम, सीपीएम वाले लोग, ये जब तक इंडिया में है, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। ये बार बार खींच के लाएगा अब नीचे इंडिया को, क्योंकि इतना अगर वायलेंस हो रहा है, इतना अगर आ, वही वायलेंस हो रहा है एक बिल के अगेंस्ट में, बाहर की कंपनीज कहाँ से इंडिया में आएंगे, कहाँ से इंडिया में आके वो सेटअप करने की सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे इंडिया में आके सेटअप करते हैं। इनको हैंडल गवर्नमेंट को करना है किसी तरह, मतलब पीसफुली क्वाइटली इनको गायब करना है। अगर ये चलता रहेगा, बाहर की दुनिया से हम लोग, अभी चाइना के साथ यूएस का रिलेशनशिप खराब है, बांग्लादेश डूबा हुआ है, तो ये जो कपड़े का इंडस्ट्री है कितनी आसानी से इंडिया में आ सकता है, राइट। ये जो पूरा गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर, ह्यूज गारमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा सेटअप इंडिया कर सकता है। पर इंडिया को अपने रिसोर्सेज को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाना है, मतलब नाइदर की ये एक बिल के ऊपर इतना इतना खर्चा हो जाता है, इतना लोग खर्च हो जाते हैं, इसमें मर जाते हैं लोग, उनको हैंडल करने के लिए इतना पैसा खर्च हो जाता है, नहीं, ये सब में नहीं चलेगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू से दैट इज अनफ। अब हमें ये सब नहीं चाहिए अपने कंट्री में। अगर तुम्हें करना है कहीं और चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, वहां पे जाके करो, यहाँ पे नहीं चलेगा वो। स्टैंड लेना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट स्टैंड तभी ले पाएगा जब आप और हम गवर्नमेंट को वो स्टैंड लेने के लिए एनेबल करेंगे। कैसे एनेबल करेंगे? पूरा का पूरा वोट देके एनेबल करेंगे उनको। चलो, बहुत बोल लिया मैंने, सोचना इसको, अभी बंद करता हूँ इसको। वंदे मातरम।